अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ लंका क्लासेस। तो जो हमारा पिछला वाला लेक्चर था वो हमने छोड़ा हुआ था काम पर। एक्सरसाइज नंबर 10.2 जो हमारी थी वो हमने पूरी कंप्लीट की हुई थी बेटा, ठीक है। तो बेटा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल करते हैं कि सर अब हमारा एग्ज़ाम पहुंच रहा है, अब आप प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कीजिए, प्रोबेबिलिटी थोड़ा टफ चैप्टर है तो वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ उस पर भी जंप कीजिए और 3D पर जल्दी जल्दी आइए। देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी तक पहुंचने के लिए अब अगर आपने तब फिर सजेशन दी होती जब हमने इंटीग्रेशन कंप्लीट किया था, अगर आपने तब सजेशन दी हुई होती कि सर आप पहले प्रोबेबिलिटी उठा दी, तो मैं फिर डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी उठाता, ये कौन सी बड़ी बात थी। बट अब वेक्टर उठाया हुआ है तो इसको आप यहीं पर नहीं छोड़ सकते हैं, तो जंप कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी पर। ये तो पूरा फिर वो जिसको बताते हैं एक पैटर्न पूरा ये बिगाड़ देगा, ठीक है बेटा। तो अब आपको ये जरूरी यहाँ पर कोप अप करना ही है, पहले आपको वेक्टर यहाँ पर समझ लेना है अच्छी तरीके से, ताकि अब ये और वेक्टर वेक्टर अलजेब्रा को तो ज्यादा मार्क्स है प्रोबेबिलिटी से ही है कि नहीं। तो ये अगर आप ये स्कोरिंग है ज्यादा और इजी भी है तो ये आराम से आपके जेब में मार्क जाएंगे। और फिर अगर ऐसा टाइम ने हमको इजाजत दे दी, अगर जितना मुझे नहीं लग रहा है कि वहां तक पहुंच सकते हैं, बट अगर हमको टाइम ने इजाजत दे दी तो हम फिर उठा लेंगे प्रोबेबिलिटी। ये कोई बात इशू ही नहीं, कोई इशू ही नहीं है, ये आराम से उठा लेंगे बट अगर टाइम ने हमको इजाजत दे दी, ठीक है बेटा। और उसके बावजूद भी मैं आपको पहले ही ये चीज बता देता हूँ कि सपोज अगर आपको प्रोबेबिलिटी में ही प्रॉब्लम आ रही है पहले से लेकर लास्ट तक की, कोई भी इशू नहीं, आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर लेना। मैं आपको अलग से मैं आपको आपके लिए अलग अलग 5 मिनट का एक वीडियो बना लूंगा, 2-3 वीडियोस में ऐसे बना लूंगा, वो मैं आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर मैं आपको वो सेंड कर सकता हूं। और जिस क्वेश्चन में भी आपको प्रोबेबिलिटी के जिस क्वेश्चन में भी आपको कोई भी इशू आ रहा होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी एग्जाम्पल होगी प्रोबेबिलिटी की, जहां पर आपको कोई भी इशू आ रहा है, आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो या मेरे नंबर पर मैसेज डाल सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये समझा दीजिए और इसकी सोल्यूशन भी दिखा दीजिए। तो मैं क्या कर लूंगा, मैं यहाँ पर एक 5 मिनट का वीडियो बना लूंगा जिसमें वो सारा क्वेश्चन मैं आपको समझा भी लूंगा और उसकी पूरी सोल्यूशन मैं आपको दिखा लूंगा और व्हाट्सएप पर सेंड कर लूंगा। तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। ये कोई भी इशू नहीं है आपकी, क्योंकि मैं आप ही के लिए यहाँ पर हेल्प करने के लिए, तो ये कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। आप मुझे कर सकते हो ऐसे कॉल, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है सिर्फ प्रोबेबिलिटी में आपको दिक्कत आ रही है क्योंकि अभी आपका टाइम, क्योंकि अभी आपका एग्जाम आ रहा है, तो इससे पूरे पहले रिलेशंस एंड फंक्शन से लेकर पूरे रिलेशंस एंड फंक्शन से लेकर अप टू द प्रोबेबिलिटी तक कहीं पर कोई भी सवाल में दिक्कत आ रही होगी, किसी भी एग्जांपल में दिक्कत आ रही होगी, आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पर वो सवाल भेज सकते हो। मैं एक अलग से आपके लिए एक वीडियो बना लूंगा और उस वीडियो में आपको सोल्यूशन भी उसका समझा लूंगा और वो क्वेश्चन भी आपको समझा दूंगा, कोई भी या अगर किसी कंसेप्ट में किसी भी टॉपिक में। और जरूरी नहीं है सिर्फ मैथ में, अगर आपको फिजिक्स में भी कहीं पर प्रॉब्लम होती होगी, किसी कोई कॉन्सेप्ट समझने में, केमिस्ट्री में भी कहीं पर प्रॉब्लम होगी, या बायोलॉजी में भी आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो वो मुझे आप बेटा भेज सकते हो, ये कोई भी इशू नहीं है, ठीक है बेटा। एक्सीलेंट। तो पिछला वाला लेक्चर जो हमारा था वो हमने एंड अप किया था ऑन एक्सरसाइज नंबर 10.2। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टू बी कॉल्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि अब जो एक्सरसाइज नंबर 10.3 हमको आ रही है उसमें आ सकता है लॉन्ग आंसर आपके एग्जामिनेशन में बेटा। तो उठाने जा रहे हैं हम टॉपिक प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आवर टॉपिक ऑफ टुडे इज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो बेटा, जब आप क्लास सेकंड में होंगे या क्लास थर्ड में या फोर्थ में आपने किया होगा कि एडिशन आपने किया होगा कुछ नंबर्स का, सपोज दो नंबर्स को मैं ऐड कर रहा हूं और वहां पर मुझे रिजल्ट क्या मिलता है, वहां पर मुझे सिंपली जो रिजल्ट मिलता है वो भी एक नंबर ही होता है कि बेटा कि नहीं। सिमिलरली जब मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं दो नंबर्स को, वहां पर भी जो मुझे रिजल्ट आता है वो भी एक नंबर ही होता है। सपोज मैं मल्टीप्लाई करता हूं दो नंबर्स को, वहां पर जो मुझे रिजल्ट आता है वो भी एक नंबर ही होता है। सपोज मैं डिवीजन करता हूं दो नंबर्स को, वहां पर भी जो मुझे रिजल्ट मिलता है वो भी एक नंबर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा हूं किसी भी दो नंबर्स के बीच में, जो मुझे वहां पर रिजल्ट मिल रहा है वो भी मुझे एक नंबर ही मिल रहा है।
बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसका और एक बार रिपीट करूंगा, अगर मैं कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा हूं दो नंबर्स के बीच में, जो मुझे वहां पर रिजल्ट मिल रहा है, इट इज अगेन अ नंबर। सिमिलरली सपोज अगर मेरे पास कोई दो मैट्रिसेस है और इन दो मैट्रिसेस के दरमियान अगर मैं एडिशन कर रहा हूं, अगर मैंने दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर लिया, तो जो मुझे वहां से एक रिजल्ट मिलेगा वो भी एक मैट्रिसेस ही होगी। सिमिलरली अगर मैं दो मैट्रिसेस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं या मल्टीप्लाई दे रहा हूं, या यानी दूसरे अल्फाजों में कह सकते हैं प्रोडक्ट कर रहे हैं दो मैट्रिसेस को, तो जो मुझे वहां पर रिजल्ट मिल रहा है वो भी मुझे एक मैट्रिसेस ही मिल रही है। बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? सिमिलरली बात यहां पर ये चीज है कि जब हम दो वेक्टर्स को आपस में प्रोडक्ट कर लेते हैं, वो प्रोडक्ट हम दो तरीकों से कर लेते हैं। और रिपीट कर लूंगा, जब मैं दो वेक्टर्स को आपस में प्रोडक्ट करता हूं, ये जो प्रोडक्ट है ये हम दो तरीकों से कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारी हेडिंग यहां पर है, प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, वी बेसिकली स्टडी द प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स अंडर द टू हेडिंग्स। वी स्टडीड अंडर द टू हेडिंग्स। देखो क्या क्या, एक को हम नाम देते हैं एज डॉट प्रोडक्ट, एक को हम नाम देते हैं एज डॉट प्रोडक्ट, और दूसरे को हम नाम देते हैं एज क्रॉस प्रोडक्ट। तो बेटा दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो है उन दो वेक्टर्स को आपस में डॉट प्रोडक्ट कर लेना, या तो है उन दो वेक्टर्स को आपस में क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना। जब मैं दो वेक्टर्स को आपस में डॉट प्रोडक्ट कर लेता हूं, इसको हम और एक नाम से पुकारते हैं, दैट इज टू बी कॉल्ड एज द स्केलर प्रोडक्ट। इसको हम दूसरे नाम से बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। सिमिलरली जब मैं दो वेक्टर्स को आपस में क्रॉस प्रोडक्ट कर लेता हूं, इसको हम दूसरे अल्फाजों से भी पुकारते हैं, कॉल्ड एज द वेक्टर प्रोडक्ट। कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, इतना आसान है, इतना समझ में आ गया आपके लिए? तो उठाने जाएंगे हम, सबसे पहले हम समझेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है। ठीक है बेटा, चलो स्केलर प्रोडक्ट। देखो बेटा क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट, पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेगा। देख स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। सपोज बेटा अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर है, सपोज लेट द वेक्टर एक जो मेरे पास है, सपोज वो ए है, और सपोज मेरे पास दूसरा वेक्टर है बी। क्या है, एक तो मेरे पास वेक्टर ए है और तो मेरे पास कामा वेक्टर बी है। ये मेरे पास बेटा सपोज दो वेक्टर्स है। मैं चाहता हूं मैं इन दो वेक्टर्स को आपस में डॉट प्रोडक्ट कर लूं। क्या कर लूं बेटा? डॉट प्रोडक्ट। तो बताया गया है हमको ये चीज कि जब हम दो वेक्टर्स को आपस में डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जिसको हम डिनोट कैसे करते हैं, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये जो मैंने बीच में डॉट लगा दिया, ये यहां पर सिंप्लीफाई करता है, डिनोट करता है डॉट प्रोडक्ट। सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए एंड द वेक्टर बी इज डिनोट किया जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से। और डिफाइन कैसे किया जाता है? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए एंड द वेक्टर बी इज टू बी डिफाइंड एज, कैसे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। इस मैग्नीट्यूड को दूसरे अल्फाजों में पुकारते हैं मॉडुलस बी, या मॉडुलस बोलो या मैग्नीट्यूड बोलो, एक ही बात है। सो वेक्टर ए डॉट यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द ए magnitude of the b cos theta, where the theta is the angle between the vector a and the vector b। वो मैं लिख लूंगा यहां पर, where theta is the angle, theta एक एंगल है between vector a and vector b।
थीटा एक एंगल है वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान, वो मैं आपको यहाँ डायग्राम में लिख समझाऊंगा। सपोज अगर ये हमारे पास एक वेक्टर ए है यहाँ से, ठीक है बेटा, और सपोज अगर ये हमारे पास यहाँ से वेक्टर बी है, सपोज ये हमारे पास यहाँ से एक वेक्टर बी है, तो हम बताते हैं थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड द वेक्टर बी, यानी ये वाला एंगल, इसको हम नाम देते हैं थीटा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो दिमाग में याद रख लेना कि जो ये थीटा है ना, थीटा वी जनरली टेक थीटा एंटी क्लॉकवाइज। सपोज अगर क्लॉक की जो डायरेक्शन होती है उसकी जो एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी डायरेक्शन, थीटा इज टू बी मेजर एंटी क्लॉकवाइज। थीटा को मेजर किया जाता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या था तारा कॉपी बटन है पेपर, थीटा को जो है थीटा को मेजर किया जाता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है बेटा। ये अब ये बात दिमाग में रख लेना। सो बेटा व्हाट इज नाउ द डॉट प्रोडक्ट? सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स a dot b is basically the magnitude of the a, the magnitude of the b multiplied by cos theta, where the theta is the angle between the two vectors a and the b, and we generally take theta anti-clockwise, ठीक है बेटा। सो ये एक कॉन्सेप्ट था बेटा डॉट प्रोडक्ट का। अब हमको इस डॉट प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ यहाँ पर रिजल्ट्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? कुछ ऑब्जर्वेशन या कुछ रिजल्ट्स हम देख लेंगे। देखो बेटा क्या क्या देखें। देखो देखो बेटा हम कुछ रिजल्ट्स देख लेंगे। हाँ सबसे पहला वाला रिजल्ट वो ये चीज है कि वेक्टर ए डॉट, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम आपस में डॉट प्रोडक्ट देंगे और जो रिजल्ट हमको वहां से मिलता है इट इज ऑलवेज अ रियल नंबर। ये हमेशा एक रियल नंबर होता है, ठीक है बेटा। कि वेक्टर ए और जब मैं दो वेक्टर्स को आपस में डॉट प्रोडक्ट कर लेता हूं और जो मुझे वहां पर से एक रिजल्ट मिलता है दैट इज द वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इट इज ऑलवेज अ रियल नंबर। बेटा रियल नंबर क्या होता है? 9th स्टैंडर्ड से आप पढ़ रहे हो कि रियल नंबर जो होता है इट इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ द रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, यानी दुनिया के सारे नंबर्स को आपस में जोड़ लो और वहां पर वो नंबर्स, दुनिया के सारे नंबर्स आपस में क्या है, वो दुनिया के हर एक नंबर जो है वो रियल नंबर है। Real number is basically the collection of all the rational and irrational numbers. So vector a dot vector b ने डॉट दो वेक्टर्स को वो हमेशा एक रियल नंबर होता है, ठीक है बेटा। आ गई ये बात समझ में? शाबाश। दूसरा रिजल्ट, बेटा बेसिकली ये है कि सपोज अगर ये दो वेक्टर जो है अगर ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, उसका मतलब क्या होता है? आप मान लो ये सपोज मेरा जो ये मार्कर है, सपोज इट इज द वेक्टर ए, और सपोज जो मेरा ये हाथ है इट इज द वेक्टर बी। तो जो ये वेक्टर ए जो ये एंगल बना रहा है वेक्टर बी के साथ, इट इज सिंपली 90 डिग्री, यानी ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है बेटा म्यूचुअली परपेंडिकुलर की नहीं? बैटरी में लो है। शाबाश, एक्सीलेंट। सॉरी ये बैटरी का इशू था। सपोज मेरे पास ये वेक्टर ए है और सपोज मेरे पास ये हाथ जो है मार्कर है वेक्टर ए, हाथ है वेक्टर बी। तो ये वेक्टर ए जो है ये हाथ पर क्या है, मेरे हाथ पर परपेंडिकुलर, इट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और जब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये चीज है मार्कर मेरे हाथ के साथ एंगल 90 बना रहा है। सिमिलरली जब वेक्टर दो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये दो आप 90 डिग्री बना रहे हैं आपस में, इसी को बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि इफ द टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज जो वेक्टर ए है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर बी को, ठीक है बेटा। तो फिर देखना है ए डॉट बी किसके बराबर होता है। तो बेटा जो ये ए डॉट बी जो होता है ये होगा बराबर एज पर द डेफिनेशन जो पहले ही मैंने बताई, दैट इज द मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। लेकिन बेटा मैंने चूंकि पहले ही बता दिया कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है टू वेक्टर बी, इसका मतलब है थीटा जो 90 है। तो ऐसे हुआ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी कॉस 90
डिग्री। और आपको पता है cos 90 जो होता है इट इज cos 90 पाई बाई 2 वो 0 के बराबर होता है। तो ये आएगा ऐसे वेक्टर बी cos 90 दैट इज 0। सो ये सारा आ गया 0 के बराबर कि व्हेन द टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो तब वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी जो होगा आंसर 0 के बराबर आएगा बेटा। समझ में आ गई बात कि नहीं? सो दिस वाज द सेकंड रिजल्ट। अब बढ़ने जा रहे हैं थर्ड रिजल्ट की ओर। थर्ड रिजल्ट ये चीज है कि बेटा अगर हमारे पास थीटा जो है इट इज 0, और वो मैंने आपको समझा दिया कि जब थीटा 0 होगा, सॉरी हाँ, अब हमारे पास थर्ड रिजल्ट है वो ये चीज है कि जब हमारे पास थीटा 0 होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो फिर देखना है दो वेक्टर्स का आपस में जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है। देखो बेटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता ही है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। सो दिस इज नाउ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस 0। और बेटा cos 0 किसके बराबर होता है? वो तो 1 के ही बराबर होता है। तो a डॉट बी किसके बराबर निकलेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये है बेटा आपका डॉट प्रोडक्ट a डॉट b जब थीटा 0 होगा। और इसमें एक वहीं पर एक केस एक पढ़ लेना है आपको कि थीटा तो 0 ही है। सपोज अब अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ढूंढ रहा हूं दो वेक्टर्स के दरमियान, सपोज वो दोनों वेक्टर्स में a ही ले रहा हूं, यानी ऐसे वेक्टर a डॉट वेक्टर a, तो ये डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? एज पर द डेफिनेशन ये भी होगा वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर ए कॉस थीटा, थीटा तो 0 ही है, और ये होगा फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर cos 0 वो तो 1 नहीं हुआ, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। तो ये है बेटा बेसिकली द वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, यानी डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स सेम वेक्टर्स का, बट व्हेन द थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो एक जब वेक्टर्स डिफरेंट होंगे वो रिजल्ट भी समझा दिया, और जब वेक्टर्स सेम होंगे वो रिजल्ट भी समझा दिया। तो ये था कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और दूसरा केस है सपोज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो यहां पर मैंने समझा लिया जब थीटा 90 डिग्री होगा। और तीसरा केस है, चौथा केस है इसमें कि इफ द थीटा इज इक्वल टू पाई, सपोज थीटा जो मेरा है वो पाई के बराबर है, तो क्या बन लेगा ये आएगा ऐसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तब किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, बट थीटा क्या है? वो भी पाई है। थीटा क्या है? वो पाई है। पाई किसके बराबर होता है? 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये चीज है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos 180 डिग्री। और आपको पता है कि cos 180 डिग्री बेसिकली -1 के बराबर होता है। तो ये आएगा ऐसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू -1, और वो अल्टीमेटली आएगा, माइनस को हम यहां पर देंगे, cos 180 तो -1 तो माइनस, तो इसीलिए आएगा माइनस वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, उन दोनों का मॉड्यूलस। और इसमें भी एक केस अब ये है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में सेम होंगे तो वो ऐसे आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। अब मैं रिजल्ट डायरेक्टली लिख लूंगा कि वो होगा बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, बट cos 180 तो -1 है, तो आगे से माइनस साइन लगा देनी है। सो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, बट टेकिंग इनटू द कंसीडरेशन दैट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज पाई, दैट इज 180 डिग्री, पाई और 180 डिग्री। सो दिस वाज द केस नंबर 4। यार रिजल्ट 4 बोल सकते हैं। तो आगे बढ़ लेंगे और 2-3 रिजल्ट इसमें देख लेने हैं। वो ये है कि सपोज हमारे पास अब 3 वेक्टर्स है, यानी यूनिट वेक्टर्स हम लेंगे फॉर एग्जांपल, दैट इज हम ले लेंगे ऐसे आई कैप जे कैप और के कैप, ये 3 यूनिट वेक्टर्स है। और मैं ये चीज मान रहा हूं कि ये जो ये तीनों यूनिट वेक्टर्स है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है टू ईच अदर। ठीक है, ये है म्यूचुअली परपेंडिकुलर।
ये है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो तब फिर रिजल्ट क्या आएगा, पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे। अगर हम कर लेंगे तब आई डॉट आई कैप, तो वो किसके बराबर बेटा होगा, आई डॉट आई कैप, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द आई वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द आई वेक्टर अगेन इनटू cos थीटा। लेकिन बेटा चूंकि मैंने डॉट प्रोडक्ट किया सेम वेक्टर्स के बीच में आपस में, इसका मतलब थीटा किसके बराबर होगा, वो तो जीरो के बराबर होगा, है ना, क्योंकि वेक्टर्स तो आपस में क्या है, वो तो सेम है, यानी एंगल तो जीरो है। तो ये आएगा ऐसे, मैग्नीट्यूड ऑफ द आई, मैग्नीट्यूड ऑफ द आई cos जीरो, और वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द आई, मैग्नीट्यूड ऑफ द आई cos जीरो, वो किसके बराबर है, वन के ही बराबर, वन लिखो ना लिखो एक ही बात है। बट मैंने पहले ही आपको ये चीज बता दिया कि जो ये तीनों वेक्टर दे आर द यूनिट वेक्टर्स, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, वन के बराबर ही होता है। सो दिस इज इक्वल टू वन इंटू वन, वो तो अल्टीमेटली वन ही हो गया बेटा। तो इसका मतलब है आई डॉट आई कैप, यानी आई का जब मैं आई वेक्टर को कराऊंगा डॉट आई के साथ ही, तो वहां पर जो रिजल्ट है वो तो वन ही होगा, क्या होगा, वन। सिमिलरली मैं बता सकता हूं, सिमिलरली मैं बता सकता हूं कि जे वेक्टर, यूनिट वेक्टर डॉट जे, वो भी वन के ही बराबर है, और के को मैं जब के साथ ही कराऊंगा डॉट, और वो भी वन के बराबर होता है बेटा। समझ में आ गया कि नहीं, समझ। बट हाँ, मैंने बोला कि आई जे और के वो क्या है, वो आपस में परपेंडिकुलर है, यानी आई है परपेंडिकुलर टू जे, कंफ्यूज नहीं होना, यानी आई है परपेंडिकुलर टू जे, यानी जे है परपेंडिकुलर टू के, यानी के है परपेंडिकुलर टू आई। बट यहाँ पर मैं दोनों का सेम ले रहा हूँ, ये मत है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये है आई को मैं आई के साथ ही, यानी थीटा तो वहां पर जीरो ही जीरो है, ठीक है। अब देखो केस दिमाग में आपने लेकिन रख लिया है, तीनों वेक्टर्स आपस में क्या है, यानी आई इंटू आई नहीं, आई इंटू आई तो जीरो होगा। अब देखो आगे, आई होप कि यहां से आपने कर लिया होगा कॉपी। अब देखो बेटा क्या है, क्योंकि मैंने बोला कि ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं आपको अब ऐसे बताऊं कि आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, इन दोनों का ये यूनिट वेक्टर्स है, इन दोनों को आपस में डॉट प्रोडक्ट कर लो, वो किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर एज पर द डेफिनेशन ये आएगा ऐसे, आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। लेकिन बेटा अभी आई और जे के दरमियान हो रहा है, यानी वेक्टर्स तो आपस में सेम नहीं है, और वो क्या है फिर, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये चीज है, यहां पर आएगा आई कैप जे कैप cos 90, cos 90 तो वन के बराबर होता है, तो यहां पर ये आएगा आई कैप जे कैप, ये इसका आंसर है, क्योंकि cos 90 वन के बराबर होता है बेटा। और cos 90 वन के बराबर होता है, cos 90 वन के बराबर होता है बेटा, नहीं, cos 90 जीरो के बराबर होता है, को इंटू जीरो, और ये सारा किसके बराबर आएगा, ये सारा रिजल्ट जो है वो जीरो के बराबर आएगा, क्योंकि cos 90 इज वन, सॉरी cos 90 जीरो एंड cos जीरो इज वन। एक्सेलेंट। तो इसका मतलब ये है, हम फिर सिमिलरली बता सकते हैं, आई डॉट के अगर हम कर लेंगे, आई डॉट के अगर हम कर लेंगे वो भी जीरो ही आएगा, और अगर हम जे डॉट के भी कर लेंगे आपस में, वो भी जीरो ही आएगा बेटा, आएगा बेटा कि नहीं। एक्सेलेंट, हो गया ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर। तो दिस वाज द रिजल्ट नंबर 5 आई गेस, ये रिजल्ट नंबर 5 था। नाउ मूविंग टू आवर रिजल्ट नंबर 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो ये है कि आपने फॉर्मूला पढ़ ली कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है वो बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा। सपोज अगर मैं चाहता हूं इस एंगल को मैं निकाल लूं, यानी cos थीटा को मैं निकाल लूं, वो कैसे हम निकालेंगे, ऐसे कि cos थीटा जो होता है वो बराबर आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सो दिस इज बेटा योर cos थीटा। और अगर कोई बताएगा क्वेश्चन में थीटा को निकाल दो, तो थीटा जो बड़ा होगा वो होगा cos इनवर्स, वो होगा cos इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बेटा। So this was the result number 6 and now moving to our last result, that is the result number 7, वो मैं अब यहीं पर दिखा दूंगा।
वो ये चीज है, वो रिजल्ट के जो ये हमारे पास स्केल डॉट प्रोडक्ट होता है वो आपस में कम्यूटेटिव होता है। यानी ये चीज है कि वेक्टर ए डॉट अगर मैं कर रहा हूं वेक्टर बी के साथ तो ये बराबर होगा किसके, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। दैट इज द डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो आपस में कम्यूटेटिव होता है। याद है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर द स्केलर प्रोडक्ट। आ गया बेटा समझ में? एक्सेलेंट। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया, स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम दूसरे अल्फाजों में कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, वो मैंने आपको सारा समझाया। कैसे कराना है? किया, वेरी गुड, शाबाश। स्केलर प्रोडक्ट पहले हमने समझा दिया, वो पूरा हमने पहले क्लियर कर दिया स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। फिर हमने उसके बाद क्या उठा दिया, कुछ रिजल्ट्स हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स उठा दिए, वो भी हमने आराम से समझ लिए। तो अब हम आगे और बढ़ लेंगे। शाबाश। नंबर 6 को क्या करना है? अब मैं ये भी दिखा लूंगा, करो आप। हमने अभी स्टार्ट की क्लास। चुप करो, चुप करो। शाबाश। तो ये थे कुछ रिजल्ट्स। अब इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट की। देखो क्या प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी बेटा ये चीज है कि इसकी स्केलर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज है, उन्हीं में से एक प्रॉपर्टी ये चीज है कि जो ये स्केलर प्रोडक्ट होता है ये होल्ड करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। क्या वो क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट में? वो ये चीज है कि वेक्टर ए को अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी से, ठीक है बेटा, क्या और रिपीट करूंगा, अगर मैं वेक्टर ए को डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी तो ये बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। यानी जो ये स्केलर प्रोडक्ट होता है ये होल्ड करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ये होल्ड करता है। तो वो मैंने आपके सामने रख ली। और दूसरी प्रॉपर्टी जो ये होल्ड करता है वो ये चीज है कि अगर मैं सपोज वेक्टर ए है, वेक्टर ए और वेक्टर बी है सपोज, अगर ऐसे होगा लैम्डा डॉट वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, सपोज मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं लैम्डा को वेक्टर ए और बी के साथ, तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, दिस इज इक्वल टू क्या, दिस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर ए, या ऐसे नहीं, देखो देखो बेटा, सपोज अगर मेरे पास लैम्डा है उसको मैं मल्टीप्लाई दे रहा हूं वेक्टर ए के साथ और इसका मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं वेक्टर बी के साथ, तो बेटा ये जो बराबर होता है ये होता है बराबर, इसको लिख सकते हैं हम बराबर लैम्डा इंटू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। और इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, लैम्डा, सपोज ए को मैंने दिया इसके साथ और वो ए आ गया हमको ए और बी, हाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो लैम्डा बी इंटू वेक्टर ए। ये प्रॉपर्टी भी ये होल्ड कर लेता है बेटा कि लैम्डा ए डॉट, इन दोनों वेक्टर्स को मैं डॉट प्रोडक्ट कर लूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा डॉट ए इंटू वेक्टर बी, और वो बराबर होगा लैम्डा को मैं बी के साथ मल्टीप्लाई दूंगा, यानी लैम्डा बी डॉट वेक्टर ए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो ये दो प्रॉपर्टीज भी आराम से होल्ड करता है स्केलर प्रोडक्ट बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। वो ये चीज है अब बेटा कि सपोज अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर्स है हमारे पास, सपोज वेक्टर ए जो हमारे पास है वो बराबर है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये हमारे पास वेक्टर ए है। और सपोज अगर हमारे पास वेक्टर बी है, आप मान लो ऐसे b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, और आपको बताया जा रहा है कि इन दोनों वेक्टर्स को आपस में डॉट प्रोडक्ट कर लो।
तो आप तो बहुत ही परेशान हो जाओगे। आप बताओगे सर ने तो पहले यही चीज बता दिया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को जब आपस में मल्टीप्लाई कर डॉट वहां पर तो एंगल कॉस थीटा तो जरूरी होना चाहिए, यहाँ पर तो कॉस थीटा है ही नहीं, यहाँ पर हम कैसे डॉट प्रोडक्ट कर ले। कोई भी इश्यू नहीं अगर एंगल नहीं दिया हुआ होगा, पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेना कैसे मैं यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कर लूंगा बेटा, कंसंट्रेट कर लेना। सिंपली हम लिख लेंगे ऐसे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, पहले हम वेक्टर ए ले लेंगे, दैट इज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। इसको मुझे करवाना है डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, यहां से हम रब कर लेंगे, इसको मुझे डॉट प्रोडक्ट करवाना है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। इन दोनों को मुझे आपस में क्या कर लेना है, इन दोनों को मुझे आपस में डॉट प्रोडक्ट कर लेना है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं एंगल पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे डॉट प्रोडक्ट हम कर सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस a1 i कैप को तीनों के साथ हम मल्टीप्लाई दे देंगे, सिमिलरली फिर a2 j कैप को भी तीनों के साथ और a3 k कैप को भी तीनों के साथ, यानी ऐसे आएगा। ये क्या आएगा, ये आएगा ऐसे a1 i कैप डॉट b1 i कैप, आएगा कि नहीं, फिर आएगा प्लस a1 i कैप इंटू डॉट b2 j कैप प्लस a1 i कैप डॉट b3 k कैप, आएगा कि नहीं। सिमिलरली अब आएगा ऐसे प्लस a2 j कैप इंटू b1 i कैप, a2 j कैप डॉट b1 i कैप, फिर आएगा और प्लस, फिर आएगा a2 j कैप इंटू b2 j कैप, a2 j कैप इंटू b2 j कैप, और फिर आएगा a2 j कैप इंटू b3 k कैप, a2 j कैप इंटू b3 k कैप, और उसके बाद आएगा फिर प्लस, क्या आएगा, वो आएगा a3 k कैप इंटू b1 i कैप, a3 k कैप इंटू b1 i कैप, फिर आएगा प्लस a3 k कैप इंटू b2 j कैप, a3 k कैप इंटू b2 j कैप, फिर आएगा प्लस a3 k कैप इंटू b3 k कैप, a3 k कैप इंटू b3 k कैप। देखो बेटा ये क्या है, ये इंटू मतलब ये मुझे जो हो रहा है प्रोनाउंसिएशन में इंटू, बेसिकली क्या, इट इज अ डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट है बेटा, it is dot, it is dot, it's not into, it is basically dot product। very good, so this is now equal to, देखो बेटा a1 i कैप इंटू b1 i कैप, इसको मैं लिख सकता हूं ना a1 इंटू b1 और i कैप इंटू i कैप, वो अलग हो जाएगा। देखो ये स्टेप भी मैं आपको समझाऊंगा, देखो कैसे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a1 डॉट b1, और जब आई कैप को आई कैप के साथ डॉट हो जाएगा, आपको पता है आई कैप डॉट आई कैप वो तो 1 के बराबर होता है बेटा कि नहीं, चलो ठीक है, तो इसके बदले 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, प्लस a1 इंटू b2, लेकिन यहां पर है आई कैप इंटू जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप वो तो 0 होता है, यानी 0 इंटू a1 इंटू b2 वो तो 0 ही हुआ, प्लस ये तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, हाँ वो आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली है a1 i कैप डॉट b3 k कैप, देखो i इंटू k वो तो और 0 ही होगा, यानी ये भी सारी टर्म 0 ही हो गई, प्लस a2 j कैप डॉट b1 i कैप, अगेन कंपोनेंट्स दो डिफरेंट है, ये भी 0 ही हो जाएगा, प्लस a2 j कैप डॉट b2 j कैप, हाँ j कैप डॉट j कैप है वो 1 के बराबर होता है, यानी यहाँ पर आएगा a2 b2, प्लस a2 j कैप डॉट b3 j कैप k कैप, ये तो 0 ही है, प्लस a3 k कैप इंटू b1 i कैप, वो भी 0 ही है, प्लस a3 k कैप इंटू b2 j कैप, वो भी 0 ही है, लेकिन प्लस a3 k कैप इंटू b3 k कैप वो 1 के बराबर है, क्यों, क्योंकि k कैप इंटू k कैप 1 के बराबर होता है, तो ये आएगा a3 b3। तो इसका मतलब ये चीज है कि जो मेरा वेक्टर a डॉट वेक्टर b जो डॉट प्रोडक्ट था वो मुझे निकला बराबर a1 b1 प्लस a2 b2
प्लस a3b3, ये बेटा आंसर है। कि अगर हमको दो वेक्टर्स दिए होंगे और एंगल मुझे यहाँ पर पता नहीं है, तो ऐसे दो वेक्टर्स को आपस में डॉट प्रोडक्ट दिया जाता है। बैटरी इशू है थोड़ा इसको आज। आया बेटा समझ? तो ये इन दो वेक्टर्स को ऐसे आपस में डॉट प्रोडक्ट दिया जाता है। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट भी पूरी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो अब हमको आगे जब बढ़ लेंगे तो वहां पर हमको अब कंसेप्ट ये पढ़ लेना है, नया कॉन्सेप्ट। तो वो क्या है? अब हमको पढ़ लेना है और एक कॉन्सेप्ट हैज टू बी कॉल्ड एज दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ओवर अ डायरेक्टेड लाइन। प्रोजेक्शन of a vector over directed line। थोड़ा बेटा इंक डाल देंगे इसको। बेसिकली मुझे लग रहा है कि मार्कर ही खराब हो गया है, क्योंकि इसको मैंने इंक डाली हुई थी इससे पहले भी बहुत, पर समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है इसको। उसको पता ही नहीं कितने साल हो गए होंगे। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ओवर अ डायरेक्टेड लाइन। तो बेटा थोड़ा डिफ्यूज होने देते हैं इनको। तो बेटा इसे, तो जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के पहले ही बता दिया, कोई भी डाउट होगा आपको, नहीं मैथ में ही सिर्फ नहीं, फिजिक्स में भी कहीं पर होगा आपको बराबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर अप टू द न्यूक्लियर फिजिक्स तक, ठीक है, वहां तक आपको कोई भी आपको वहां तक कंफ्यूजन होगा तो वो मुझे आप भी बता सकते हो, वो कॉल करके बता सकते हो, मैसेज में भी बता सकते हो। सिमिलरली आपका जो केमिस्ट्री है, अगर आपको बराबर क्या इसको बताते हैं कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कौन सा था शायद, वो था सेल, यूनिट सेल है ना, सॉलिड शायद, उस सॉलिड से लेकर पूरा अगर आपको क्या उसको बताते हैं कि केमिस्ट्री इन द एवरीडे लाइफ तक, अगर कोई भी आपको डाउट होगा तो वो मुझे आप बता सकते हो। सिमिलरली बायोलॉजी में भी अगर आपको पूरा रिप्रोडक्शन से लेकर कहीं और लास्ट चैप्टर तक कहीं पर कोई भी डाउट आपको वहाँ पर होगा तो वो मुझे, वेदर ये वो आपकी जेनेटिक्स है, वो आपकी ये सिंपली वो आपकी ये बायोलॉजी ये है रिप्रोडक्शन है, उसमें कहीं पर कोई भी डाउट होगा तो वो मुझे आप बता सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, मैं आपको पूरा वो समझा सकता हूँ बेटा। सो नाउ हम पढ़ रहे हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ओवर द डायरेक्टेड लाइन, वो क्या होता है, ये क्या बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। देखो बेटा, एज द वर्ड सजेस्ट्स प्रोजेक्शन, यानी मैं किसी चीज को प्रोजेक्ट कर रहा हूं, और जब किसी चीज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं यानी वो एक किस्म की उसकी परछाई बनती है। परछाई का मतलब होता है शैडो, शैडो बनती है। देखो बेटा क्या, सपोज मेरे पास कोई वेक्टर एक है, सपोज मेरे पास एक वेक्टर एक है, ए बी वेक्टर। अब मान लो मेरे पास एक वेक्टर एक है, ए बी वेक्टर, और सपोज वो इस ए कैप के ए वेक्टर ए को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूं, ए बी वेक्टर को एक है ए वेक्टर, और ये वेक्टर जो है सपोज यहाँ पर एक लाइन है, कोई मुझे डायरेक्टेड लाइन है, सपोज ए को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, और कोई डायरेक्टेड लाइन है यहाँ से, दिस इज अ डायरेक्टेड लाइन फॉर एग्जांपल, ये एक एल है, एक डायरेक्टेड लाइन है, ठीक है बेटा। प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर और यानी प्रोजेक्ट यानी इसकी शैडो किस पर, इस पर, या ये नीचे जाएगा यहाँ पर। तो सपोज अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूंगा और इसको हम नाम रख लेते हैं ए सी, और सपोज इस वेक्टर को रख लेंगे नाम वेक्टर पी। जो ये ए सी है ना बेटा, ए सी ये भी एक वेक्टर ही है। सपोज इसकी जो लंबाई है वो मैंने ले ली है वेक्टर पी से, मैं उसको डिनोट कर रहा हूँ, जैसे मैंने ए बी को ए से किया, ऐसे ए सी को मैं वेक्टर पी से डिनोट कर रहा हूँ। सो प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, क्या है, वेक्टर ए बी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं डायरेक्टेड लाइन पर, और वहां पर कौन सा वेक्टर मुझे मिल रहा है, वेक्टर ए सी। कि कौन मुझे मिल रहा है, वेक्टर ए सी मुझे मिल रहा है। सपोज और प्रोजेक्शन का मतलब क्या, और एक बार बता रहा हूँ, प्रोजेक्शन का मतलब होता है परछाई यानी शैडो। कि अगर मैं सपोज यहाँ से कोई लाइट बीम डाल दूंगा, कोई रे ऑफ द लाइट डाल दूंगा, तो इसकी शैडो बन लेगी, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन।
अब देखो सपोज मुझे अब इस वेक्टर AC को निकालना है, पर वो मैं कैसे निकालूंगा? देखो बेटा, वी नो दैट cos थीटा जो होता है वो बराबर होता है, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब मैंने बी से ऐसे डाल दिया, ये परपेंडिकुलर मैंने बी से डाल दिया, तो ये एंगल 90 है। सो इन ट्राइंगल ACB cos थीटा किसके बराबर? इट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? दैट इज AC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? वो AB है। तो क्या मैं फिर लिख सकता हूं ऐसे कि मुझे AC निकालना है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ये वेक्टर AC जो है ये बराबर है वेक्टर AB मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, है बेटा कि नहीं? और ये जो ये AB है, ये बेसिकली क्या है? ये AB तो मैग्नीट्यूड है, यानी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वेक्टर A जो है लंबाई, वेक्टर मैग्नीट्यूड जो हम लेते हैं ये लंबाई होती है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि वेक्टर AC इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द AB, मैग्नीट्यूड ऑफ द AB cos थीटा। और अगर हम फिगर में देख लेंगे तो AC हमने P के बराबर रख लिया है, तो लिखो P यहां पर, और मैग्नीट्यूड ऑफ द AB वो अल्टीमेटली A के बराबर ही है ना? यहां पर मैं लिख सकता था मैग्नीट्यूड ऑफ द A, और वो किसके अल्टीमेटली बराबर है? वो A वेक्टर के ही बराबर है, A cos थीटा। तो ये है बेटा बेसिकली रिजल्ट एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज जो वेक्टर होता है जिस पर हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं, या ऐसे हम आपको पहले बताऊंगा कि A cos थीटा आपको फिलहाल P वेक्टर के बराबर निकला, यानी जो P यानी AC जो हमको है वो हमको किसके बराबर निकला? वेक्टर A मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। सिंपली दिखाया मैंने आपको कैसे। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए बेटा, वो ये चीज है कि सपोज वेक्टर A और वेक्टर P को हम आपस में डॉट पुट करवाएंगे, वो ऐसे है कि वेक्टर A डॉट वेक्टर P को डॉट पुट में करना होगा, और वो किसके बराबर आपको निकलेगा? सिंपली एज पर द फॉर्मूला magnitude of the vector A magnitude of the vector P cos theta। सपोज बेटा मैं इस वेक्टर A का जो मैग्नीट्यूड है यानी A वेक्टर का, सपोज मैं इसको A के बराबर ले रहा हूं, लेट मैग्नीट्यूड ऑफ द A वेक्टर बी इक्वल टू A। सिंपली इसको मैं A ले रहा हूं, तो ये क्या बन लेगा? ये ऐसे आएगा A डॉट P इज इक्वल टू A मैग्नीट्यूड ऑफ द P cos थीटा। बेटा यही आएगा बेटा कि नहीं? एक्सीलेंट। अब पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेना, यहां पर क्या मुझे निकला था? A cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर P। क्या मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं कि वेक्टर A डॉट वेक्टर P, और अगर मैं इस मैग्नीट्यूड ऑफ P को नीचे लाऊं तो ये आएगा ऐसे मैग्नीट्यूड ऑफ द P this is equal to A cos theta, vector A cos theta। this is beta one of the most important result जो आपको बहुत जगह यूज हो जाएगा एक्सरसाइज नंबर 10.3 को सॉल्व कर लेने में। वो ये चीज है, पूरा समझ लेना। दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर A ओवर द वेक्टर P। वो होता है बराबर वेक्टर A और वेक्टर P, और जिस पर प्रोजेक्ट किया गया हो उसको हम लाते हैं डिनोमिनेटर में, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द P। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सिमिलरली जरा मैं आपको बताऊं कि किसके बराबर है। अगर ऐसे होता, फॉर एग्जांपल अगर ऐसे होता B cos थीटा होता, तो वो किसके बराबर होता? B cos थीटा, या B cos नहीं सॉरी, अगर ऐसे होता P cos थीटा फॉर एग्जांपल होता, ये एग्जांपल है हाँ। अगर P cos थीटा होता तो वो किसके बराबर होता? आप बोलते सीधे सर अभी जो वेक्टर P है वो किसी और वेक्टर पर हम इस वक्त प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये ऐसे आएगा। क्या आएगा? वेक्टर, सपोज अगर वो दूसरा वेक्टर वहां पर है वेक्टर A मान लो, तो ये ऐसे आएगा वेक्टर A डॉट वेक्टर P। लेकिन सर अभी तो यहाँ पर आप P को प्रोजेक्ट कर रहे हो, यानी P डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, जिस पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आएगा, यानी यहाँ पर आएगा वेक्टर A। दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल रिजल्ट जो आपको यहाँ पर मिल गया, और जो आपको बेसिकली जरूरत लगता है बहुत जगह आगे। सो दिस इज बेसिकली द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ओवर अ डायरेक्टेड लाइन, जो मैंने पूरा आपको यहाँ पर समझा दिया। और कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन डाउट होगा तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर थोड़ा। वो ये चीज है कि बेटा अब मान लो कि सपोज
आप मान लो बेटा सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ए, और सपोज ये वेक्टर ए जो है ये बराबर है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ठीक है बेटा, आपको मैं बता रहा हूं जरा इस वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकालो। अब बताओगे सिंपली सर इसका जो यूनिट वेक्टर है वो बराबर होगा वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द ए। यही हमने फॉर्मूला पढ़ी है। और वेक्टर ए किसके बराबर है, वो है बराबर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और रिपीट करूंगा, मैंने आपको सबसे पहले बोला सपोज मेरे पास ये वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर इसके बराबर है, यानी वो इसके बराबर है, यानी वो अब किसके बराबर है, वो है बराबर a1 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द a i कैप प्लस a2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द a j कैप प्लस a3 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द a k कैप, इसी के बराबर। अब मैं आपको बता रहा हूं जरा बेटा मुझे डायरेक्शन कोसाइनस यहां पर निकाल के दो, तो आप बताओगे सर बहुत ही आसान है सर, कॉस अल्फा जो इसमें है वो बराबर है वो उसके कंपोनेंट्स के कोफिशिएंट, यानी a1 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द a वेक्टर। सिमिलरली कॉस बीटा होगा बराबर a2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द a वेक्टर। कॉस गामा जो होगा वो बराबर होगा a3 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द a वेक्टर। होगा बेटा बराबर कि नहीं? तो इसका मतलब ये चीज है कि a1 जो है a1 निकलेगा बराबर आपको cos अल्फा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a, a2 निकलेगा आपको बराबर cos बीटा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a, और cos गामा आपको निकलेगा बराबर और a3 आपको निकलेगा बराबर cos गामा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो बेटा अगर मैं आपसे बोलूंगा कि ये a1 a2 और a3 क्या है बेसिकली जो ये a1 है ये a2 और a3 क्या है, देखो बेटा cos अल्फा मैंने बोला a1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप, यानी ये किसका कंपोनेंट था i कैप का, उसका कोफिशिएंट, यानी इसका मतलब ये चीज है जो ये a1 है इट इज बेसिकली द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, जो a1 है इट इज बेसिकली द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर a, लेकिन किस पर, x एक्सिस पर। सो a1 मैं यहां पर लिखूंगा a1 क्या है, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन x एक्सिस। सिमिलरली a2 क्या है, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर b किस पर, ऑन y एक्सिस, आप खुद ही लिख लेना यहां पर। सिमिलरली a3 क्या है, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर a किस पर, z एक्सिस पर। तो ये बेटा था यहां पर कॉन्सेप्ट प्रोजेक्शंस के रिलेटेड। अगर वो ऐसे होंगे cos अल्फा cos बीटा एंगल्स आपको दिए गए होंगे, तो इसका मतलब है अगर मैं सपोज ये वैल्यूज वापस डाल दूं इस इक्वेशन में, सपोज इसको मैं रख लूंगा नाम इक्वेशन नंबर 1, इसमें मैं वापस डाल दूं ये, तो ये क्या आएगा, देखो बेटा तो ये आएगा वैसे, वो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। तो ये आएगा फिर वेक्टर a जो मेरा है वो ऐसे आएगा कि वेक्टर a इज इक्वल टू a1 का वैल्यू cos अल्फा मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस a2 का वैल्यू दैट इज cos बीटा मैग्नीट्यूड ऑफ a, और a3 का वैल्यू दैट इज cos गामा मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो ये आएगा बराबर से वेक्टर a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a को कॉमन ले लो, तो ये आएगा अंदर ऐसे cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा। तो इसका मतलब ये चीज है कि अगर आपको क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ होगा और अगर आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ होगा उस वेक्टर का, तो आप आराम से क्या निकाल सकते हो, आप वेक्टर को आराम से ढूंढ सकते हो। इन दो चीजों से आप वेक्टर को आराम से ढूंढ सकते हो। और ये बेसिकली ये किस चीज की ब्यूटी है, ये किस चीज का एहसान है हमारे ऊपर, ये है एहसान इस चीज का प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ओवर डायरेक्टेड लाइन, क्योंकि ये चीजें हमने निकाल दी कैसे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओवर डायरेक्टेड लाइन, क्योंकि a1 a2 a3 दिस आर द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द डिफरेंट एक्सिस। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला भी आप दिमाग में रख लें, उतनी भी जरूरत नहीं लगेगी आगे, बट बीच में पता लग सकती है, बट वो प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लोगे कि, और एक बार यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट में आपको दिखा लूंगा। देखो बेटा
और एक बार मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा, या पहले मैं बोर्ड ज़रा रब कर लूंगा और एक बार मैं बताऊंगा आपको वो चीज़। वो ये चीज़ है कि सपोज मैं आपके लिए बता रहा हूँ ताकि आपको फ़ायदा मिले, और ये कंसेप्ट बताऊंगा। वो अगर आपको कभी भी अब ढूंढना होगा किसी चीज़ की प्रोजेक्शन किसी पर, जिस पर ढूंढनी है वो डिनोमिनेटर में आएगा। सपोज अगर मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर जी और वेक्टर एच, मेरे पास दो वेक्टर है, और सपोज वेक्टर जी जो है ये प्रोजेक्ट है एच पर, जब इसकी प्रोजेक्शन करते हैं वो एच पर है पड़ती है, तो ये क्या आएगा ऐसे को, अब ऐसे बोलते हैं कि वेक्टर जी, ऐसे बता सकते हैं हम कि वेक्टर जी डॉट वेक्टर एच किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ऐसे ऐसे जी कॉस थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा एक वेक्टर जी डॉट वेक्टर एच, लेकिन जी की प्रोजेक्शन है एच पर, यानी जिस पर प्रोजेक्शन है वो डिनोमिनेटर में आएगा, यानी यहाँ पर आएगा ऐसे डिनोमिनेटर में इसका मैग्नीट्यूड ऑफ एच। सिमिलरली अगर ऐसे क्वेश्चन होगा एच क्या है, एच वेक्टर वो कॉस थीटा, यानी प्रोजेक्शन एच प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं किसी और पर, सपोज वो कर रहे हैं हम जी पर, तो ये ऐसे आएगा वेक्टर जी डॉट वेक्टर एच डिवाइड बाय जिस पर कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द जी, वो यहाँ पर आएगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आगे जरूरत लगेगा एक्सरसाइज सॉल्व करने में। तो बेटा इतना सफिशिएंट था पहुंचने के लिए एक्सरसाइज नंबर 10.3 पर। तो अब हमारा जो अगला लेक्चर होगा दैट विल बी बेसिकली बेस्ड ऑन एक्सरसाइज नंबर 10.3। इसके बावजूद भी कहीं पर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में विद एक्सरसाइज नंबर 10.3। सो अस्सलाम वालेकुम।